नमस्कार दोस्तों, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आज बहुत ही हॉट टॉपिक लेके आया हूँ शेयर मार्केट का। अगर आपने आज मेरी वीडियो पूरी देख ली तो आपको लॉस तो बहुत दूर की बात है, पहले ही दिन से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों शेयर मार्केट पे वीडियो बना क्यों रहा हूं मैं? आप अगर देखेंगे तो फिक्स डिपॉजिट पे मिलता है मेरे को ब्याज जो है वो मिलता है 6% के आसपास, 6.5%। रियल एस्टेट में है 5.5, सेविंग अकाउंट पे 3%। जो मैं बिजनेस करता हूं जनरली ट्रेडिंग का, जूते का कर रहा हूं या कपड़े का कर रहा हूं, ज्यादातर 2% से 5% का रेवेन्यू आता है नेट प्रॉफिट खुद मेहनत करने पे, 10-10 घंटे की दुकान खोलने पे। करंट अकाउंट पे तो कुछ पैसा मिलता ही नहीं दोस्तों, पैसा बल्कि बैंक वाला चार्ज करता है। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 12 से 15% का एवरेज है। अगर मैं 4-5 साल की बात करूं, पहले सालों में तो कुछ म्यूचुअल फंड ने 50-50% के वो भी दिए हैं फायदे। लेकिन जब मैं शेयर मार्केट की बात करता हूं दोस्तों, 30% से 300% तक का रिटर्न मिलता है। और ये डाटा मैंने बनाया है अपने क्लाइंटों का जो शेयर ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं। जितने भी लोग मेरे क्लाइंट हैं जो शेयर ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं, मैंने उनसे भी पूछा कि आप शेयर ट्रेडिंग में क्यों काम करते हो, तो उन्होंने मुझे ये रीजन बताया। मैंने उनसे भी बात करी जो शेयर ट्रेडिंग में काम नहीं करते कि क्या रीजन है जिसकी वजह से वो शेयर ट्रेडिंग में काम नहीं करते। तो दोस्तों मोटा मोटा जो मेरे पास रिप्लाई आया वो एक ही था, वो रिप्लाई है डर। मेरे क्लाइंटों ने मुझे बोला जो नहीं करते, उन्होंने बोला सर एक जुआ है, बहुत ज्यादा रिस्क है, ये सट्टा है, हर समय स्क्रीन पे लगा रहना पड़ेगा, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लॉस ही लॉस सुना है मैंने तो, आज तक फायदा किसी का सुना नहीं है। क्या मैं अपना ये जो बिजनेस है इसको छोड़ के शेयर मार्केट में लग जाऊं? चल तो रहा है, 2% मिल तो रहा है, शेयर मार्केट तो बड़ा डर है यार। आपने सुना ही होगा शायद हर्षद मेहता का केस, स्कैम हुआ था, मार्केट नीचे चली गई थी, फिर केतन पारिक का आ गया था। तो दोस्तों इसका एक मैं आपको डेमो देता हूं कि लोगों की धारणा कितनी गलत है। आपने हमेशा सोचा होगा कि डर निकलता कैसे है, किसी भी चीज का डर है। बचपन में हम सुनते थे ना, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत काट लेगा, भूत मार देगा, भूत पकड़ लेगा। दोस्तों हमें एक डर था, किस वजह से? क्योंकि हमें उसकी नॉलेज नहीं थी। अगर मुझे नॉलेज मिल जाए और मेरा डर निकल जाए तो सब ठीक है। आज मेरे को नॉलेज है कि भूत भूत नहीं होता है, और असली भूत आ भी गया तो उसको हम थप्पड़ मार देंगे कि यार डर चला जाए, अब मुझे नॉलेज आ गई है, भूत भूत कुछ नहीं होता। आज की वीडियो में मैं वो आपको नॉलेज दे रहा हूं और आपका वो डर निकालने वाला हूं। तो सबसे पहले बताता हूं कि भैया जो मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, जो लॉस होता रहता है, उसका क्या सोल्यूशन है, उसका क्या प्रूफ है कि ये धारणा गलत है। यह है दोस्तों BSE सेंसेक्स की हिस्ट्री। इसका जो लिंक है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ देख लीजिएगा। एक दिन का उतार चढ़ाव बता रहा है, 5 दिन का भी आप चेक कर सकते हैं कि पिछले 5 दिन में थोड़ा ग्राफ बढ़ा है और थोड़ा सा नीचे गया, हल्का सा डाउन हो रही है मार्केट। 1 मंथ का भी आप चेक कर सकते हैं, 1 मंथ में कितने उतार चढ़ाव आए हैं, 6 मंथ में कितने हैं। लेकिन अगर मैं 5 साल का देखूँ या मैक्सिमम शुरुआत से देखता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ग्राफ धीरे 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 ऊपर बढ़ रहा है। और अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो मेरा ग्राफ था 620 रुपये था 9 सितंबर 1988 का, यानी किसी शेयर की वैल्यू मान लेते हैं 620 रुपये है। तो आज उसकी वैल्यू यहाँ पहुँच के अगर आप देखेंगे आज तो 49,008 रुपये है, और आज के रेट में 52,386 रुपये 19 पैसे। कितने गुना वैल्यू बढ़ चुकी है। कुछ जगह पे मानता हूँ दोस्तों शॉर्टफॉल हो गया है, मार्केट गिर गई है, वो केतन पारिक की वजह से हो या हर्षद मेहता की वजह से, या यहाँ पे गिरी थी कोरोना की वजह से, लेकिन लोगों का विश्वास टूटा नहीं है। हर किसी का बिजनेस, चाहे पूरी दुनिया में कोई भी बिजनेस हो, कोरोना में कम हुआ था। जब बिजनेस कम हुआ था तो दोस्तों ये भी बिजनेस है, थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे इस ग्राफ को तो हमेशा बढ़ा है। जैसे हम कहते हैं ना प्रॉपर्टी के रेट हमेशा ही बढ़ते हैं, ऐसे शेयर मार्केट की भी टेंडेंसी है कि हमेशा बढ़ता ही है। चलिए चलते हैं अब अपने डैशबोर्ड की तरफ। देखा दोस्तों आपने जब देखा जो ग्राफ है 79-80 से लेके जब 100 रुपये का बेस ईयर बना था तब से बढ़ ही जा रहा है। कभी 53, 54, 55 ऊपर ही हो रहा है, नीचे तो नहीं गया कभी मेरा। एक दो केस आए जब मार्केट क्रैश हुई, दोस्तों ये तो चलता ही है, इतने साल है, कभी कभार तो मार्केट गिर जाती है नीचे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लॉन्ग रन में मेरे को नुकसान है। लॉन्ग रन में शेयर मार्केट में हमेशा ही फायदा है। और सिर्फ शेयर मार्केट नहीं दोस्तों, बाकी जो बिजनेस है, अगर आप टिके रहते हो, आप अपनी मेहनत करते हो, उसके अंदर भी फायदा है। अब दोस्तों आप कहते हो जुआ है, अरे भाई कौन कहता है जुआ है यार? जैसे बाकी बिजनेस होते हैं ये भी बिजनेस है। मैं कह रहा हूँ जुआ ये मान लिया मैंने, अगर जुए में मेरे को 30% से 300% तक रिटर्न मिल रही है बिना रिस्क करे, 1 आध घंटे काम करके, तो ठीक है यार,
जुआ ही सही। और जो कहते हैं रिस्क है दोस्तों, उनको बोल देना रिस्क है तो इश्क है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया कि मार्केट ऊपर नीचे नहीं होती, हमेशा ग्रो हो रही है, कभी कभार हो जाता है। ये डर आपका थोड़ा सा निकल गया होगा। अगर डर आता है कि सर मुझे ना फाइनेंस बैकग्राउंड का होना बनना पड़ेगा, शेयर मार्केट के अंदर पढ़ाई लिखाई वाला काम है, मैं तो लो ग्रेजुएट हूँ, मैं तो 8वीं पास ही हूँ, मैं तो 9th क्लास भी ठीक से नहीं करी है, मुझे ब्रोकर रखना पड़ेगा, मुझे अपने फ्रेंड से किसी से बात करनी पड़ेगी, टिप्स लेने पड़ेंगे यार, मेरे बस की नहीं चीज़ है यार, मेरे पास टाइम नहीं चीज़ों का। तो थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं इस चीज़ के बारे में कि जो ये सोचते हैं कि मुझे फाइनेंस बैकग्राउंड से होना है, उनके लिए बहुत बड़ा चार्ट है ये वो लोग हैं जिन्होंने ठीक से पढ़ाई भी नहीं करी और वो फाइनेंस बैकग्राउंड से भी थे, लेकिन आज बहुत बड़े महारथी हैं शेयर मार्केट के। सबसे पहले है रमेश दमानी जी, HR स्पेशलिस्ट थे और इनकी वैल्यू है आज 800 करोड़ रुपए की। मतलब क्या बोलूं मैं। राधा कृष्णन जी अंडर ग्रेजुएट, दोस्तों करोड़ों छोड़िए, 7.1 बिलियन USD डॉलर में कितने करोड़ होंगे हिसाब आप लगा लीजिएगा। पहली लो ग्रेजुएट है, सिर्फ कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, 230 करोड़ की इनकी वेल्थ है सिर्फ शेयर मार्केट की। विजय केडिया जी सिर्फ BCom है और है 425 करोड़ की। इनके बारे में डिटेल में आप गूगल पे पढ़ सकते हैं, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके बारे में डाल दिया है कि जो टॉप 10 है लीजेंड वो कौन कौन है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और उनकी नेटवर्क क्या है। तो दोस्तों इससे मुझे पता चलता है कि मेरे को फाइनेंस बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। और ये तो छोड़िए, ये तो खैर भाग्य लोग हैं, मेरे खुद के जो क्लाइंट हैं 40-50 जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, दोस्तों एक भी फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, कोई IT से है, किसी ने दुकान खोल रखी है, कई तो दोस्तों इसके अंदर कभी स्कूल भी नहीं गए, लेकिन जब काम करने बैठे तो शुरू हो गया। एक भी बंदा फाइनेंस बैकग्राउंड का नहीं है, एक एक घंटे ट्रेडिंग करते हैं। एक मेरा क्लाइंट US में है जो सुबह सुबह ट्रेडिंग करता है सिर्फ 1 घंटे, लाख रुपए कमा रहा है, लाख रुपए का एडवांस टैक्स जमा कर रहा है शेयर मार्केट से। और उसकी पता प्लानिंग क्या है, 2 करोड़ का पैकेज छोड़ के वो इंडिया आना चाहता है शेयर मार्केट में बिजनेस करने के लिए। सोचिए USA में रह रहा बंदा 2 करोड़ कमा रहा है, लेकिन फिर भी उसे शेयर मार्केट में इतना स्कोप दिखाई देता है। और दोस्तों ये वही लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में ही विजन देख लेता कि यार शेयर मार्केट में कमाऊंगा, और शेयर मार्केट की जो इनकम होती है अभी बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन और भी आता है कि ठीक है मान लिया यार मैं बेसिक पढ़ाई से कर लूंगा, क्या मुझे हर समय स्क्रीन पे रहना पड़ेगा, हर समय सोचना पड़ेगा शेयर मार्केट के बारे में। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति जब अंडे की रेडी लगाता है, बहुत सिंपल एग्जांपल, तो क्या वो डेली सोचता है कि मुझे अंडे कहाँ से खरीदने हैं? क्या वो डेली सोचता है कि मुझे रेडी कहाँ लगानी है? क्या वो डेली सोचता है कि मुझे कितने रुपए बेचना है? क्या वो डेली सोचता है कि मैं कितनी छुट्टी रखूंगा? भैया उन्होंने शुरुआत में डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे मेरे को अंडे की ट्रे सबसे सस्ती मिलती है, ये दुकान मेरी फिक्स हो गई। मैं अपनी रेडी को जिम के बाहर लगाऊंगा, जिम के बाहर लगाने से मेरी सेल बहुत बढ़ेगी। मैं मंगलवार की छुट्टी रखूंगा, मंगलवार को अंडे लोग कम खाते हैं या खाते नहीं है तो मैं उतनी छुट्टी रखूंगा। मैंने जब पहले दिन डिसाइड कर लिया या 2-3 दिन में सेटअप बना लिया तो मैं डेली इस बारे में क्यों सोचूंगा? तो जब मेरे पास शुरुआत में ही मैं अपने शेयर मार्केट में घुस जाऊंगा, मुझे 2-3 दिन में पता चल जाएगा सब चीजें, तो क्या मैं डेली इस बारे में बात करता रहूंगा? क्या मैं डेली लगा रहूंगा? भैया स्ट्रेटेजी बन गई है, बात खत्म। मुझे पता चल गया अंडे की रेडी इतने से इतने तक लगाऊंगा, अंडे मुझे इससे खरीदने हैं, अंडे की रेडी मैं जिम के सामने लगाऊंगा, मंगलवार की छुट्टी रखूंगा। पहले दिन ही फिक्स हो गया यार, मैं करता रहूंगा। अंडे का छोटा सा काम बताया है, वही चीज आपने इसमें अप्लाई करनी है। दोस्तों बहुत सिंपल ही चीज है। चलो ठीक है मान लेता हूँ आपका डर भी निकल गया होगा और आपको थोड़ी सी नॉलेज आ गई, फिर भी एक आपको छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ सांप सीढ़ी का। दोस्तों आपने बहुत बार सांप सीढ़ी खेली होगी, इसके अंदर सांप भी है, सीढ़ियां भी हैं, और एक ये है 99 वाला सांप जो काट के सीधा आपको नीचे ले आता है। ये दोस्तों लगभग शेयर मार्केट की तरह ही है, आप इसको मान लीजिए कि यहाँ पे रिस्क है लेकिन इश्क भी है। अब है क्या दोस्तों, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा एक भी जो इसमें कभी भी जीता ना हो, सिर्फ इस सांप की वजह से, 99 पर है या बाकी सांप की वजह से। अरे हमारे पास डाई है, चौका भी आएगा, छक्का भी आएगा, सीढ़ियां भी हैं लंबी, एक सांप है तो क्या हुआ, सीढ़ियां भी तो हैं, मैं खेलूंगा भी, मैं जीतूंगा भी, ये मुझे काटेगा भी, यानी कि मार्केट क्रैश भी हो सकती है, लेकिन फिर चलूंगा, फिर सीढ़ी मिलेगी और 100 पे पहुंच के रहूंगा। आप किसी अनपढ़ आदमी के साथ भी खेल लेना, वो भी जीत जाएगा। सांप के डर से खेलना नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको कोई बोलता है ये जुआ है, रिस्की है, तो आप उसको मेरी ये लूडो स्टोरी वाली सुना देना और कहना चल एक बार सांप सीढ़ी खेल ले, बता दूंगा तेरे को कि भैया शेयर मार्केट भी इसकी तरह होती है और हमेशा फायदा ही होता है। 99 वाले सांप से मैं डरने वाला नहीं हूं। अब आपका डर निकल गया, आपको नॉलेज मिल गई, थोड़ी बहुत समझ में आ गया कि यार जो लोग बोलते हैं वो गलत है। जो ये कहते हैं
कि शेयर मार्केट में सिर्फ लॉस है लॉस है लॉस है, दोस्तों एक अफवाह बन जाती है। हर एक किसी ने कभी ट्रेडिंग ना करियो, कभी भी उससे पूछना कि कभी ट्रेडिंग करी है क्या, दिखाई जो ट्रेडिंग कहाँ लॉस हुआ तेरे को। वो लगा नहीं मैं ट्रेडिंग नहीं करी है। मैंने अपने दोस्त से पूछा था जो ट्रेडिंग करता है, उसने बोल दिया अरे भाई एक जगह को लॉस हो गया तो क्या सबको लॉस होगा। पता नहीं उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, कितना रुपया लगाया, कितने दिन ट्रेडिंग करी, क्या पता पहले दिन ही खलास हो गया वो। तो उसने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, लेकिन अब देख लिया है तो आपको पहले दिन से ही प्रॉफिट आ जाएगा। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, आपको शेयर का आइडिया आ गया, ये आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, फिर इस पे हर एक टॉपिक पे बताऊंगा डिटेल के अंदर। फिर आप अपना एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं और एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं जिसके अंदर शेयर की सेल परचेज होती है, पैसा आता जाता है। स्टॉक ब्रोकर के पास ही खुलवाना पड़ता है, आप कभी भी डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं कर सकते शेयर मार्केट में, आपको एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेडिंग करनी पड़ती है। 3 टाइप के बिजनेस होते हैं, यानी कि जब मैं अंडे बेचता हूँ तो सिर्फ मैं अंडे वाले काम कर सकता हूँ, मैं कुछ तीसरा काम या दूसरा काम उससे मुझे इनकम नहीं होगी। लेकिन शेयर मार्केट में 3 तरह के बिजनेस होते हैं, साथ में 3 तरह की इनकम होती है शेयर मार्केट से। कोई भी बिजनेस कर लीजिए, जूता बेच रहा हूँ तो जूता बेच के मुझे प्रॉफिट ही होगा, जूता रखे रखे मुझे कोई रॉयल्टी नहीं मिलेगी, जूता रखे रखे मुझे कोई इंटरेस्ट की इनकम नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। जब जूता बिकेगा तभी मेरे पास प्रॉफिट आएगा। लेकिन यहाँ पे शेयर मार्केट के अंदर जब आप शेयर खरीद लेंगे तो आपको 3 तरह की इनकम होती है दोस्तों। इसके अंदर बताऊंगा अभी वो 3 तरह की इनकम कौन कौन सी है। अब एक क्वेश्चन आता है, आपने सुना होगा बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी, ये क्या होते हैं बीएससी सेंसेक्स और निफ्टी। बीएससी जो दोस्तों 30 कंपनियों का एक ग्रुप है, उन 30 कंपनियों का ग्रुप बना के बीएससी इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर आईडीएफसी, आपका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, टाटा, बजाज, इन्फोसिस, मारुति, काफी सारी एसबीआई वगैरह कंपनियां हैं। इन सारी कंपनियों को मिला के ये डिसाइड करती है कि सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, आप डीलर से पूछते हैं कि यार इस एरिया का रेट क्या है, तो डीलर आपसे क्या कहता है, एक मकान का रेट है 1 करोड़ 45 लाख, एक का है 1 करोड़ 55 लाख, एक का है 1 करोड़ 60 लाख, एक का है 1.5 करोड़। तो आपसे ये बोलेगा कि इन सबकी एवरेज मिला के सर 1.5 करोड़ के आसपास का रेट चल रहा है उस एरिया में। अब हो सकता है वहां पे कोई 1 करोड़ का भी हो और कोई 2 करोड़ का भी हो, लेकिन एवरेज कितनी आ रही है 1.5 करोड़ की मिक्स करके। तो ऐसे दोस्तों क्या होता है, इन कंपनियों की जो मार्केट वैल्यू है उससे डिसाइड होता है इसकी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यानी कि अगर ये शेयर बढ़ेंगे तो क्या होगा, मार्केट भी ऊपर ऑटोमेटिक आएगी सेंसेक्स के हिसाब से। जैसे आपने कहा 1.5 करोड़ का रेट है, अब वो हो गया 2 करोड़ का, तो आपको लगा ओवरऑल जो है वो बड़ा होगा। हो सकता है किसी प्रॉपर्टी का रेट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 45 हो गया हो, या किसी प्रॉपर्टी का रेट 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 65 भी हो गया हो, लेकिन एवरेज क्या है, बड़ी है। तो इसमें कुछ कम भी हुए होंगे शेयर, कुछ बड़े होंगे, लेकिन ओवरऑल जो शेयर है वो बड़े होंगे। अगर बढ़ेंगे तो बीएससी सेंसेक्स ऊपर होगा। तो एक एवरेज निकाली गई है, इन कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फैमिली में इनकम होती है, किसी के फादर की इनकम 2 लाख रुपए है, उसकी वाइफ की इनकम 1 लाख है, बच्चे की 25 हजार रुपए है, तो फैमिली की एवरेज इनकम निकल के आ गई, मान लीजिए 1 लाख निकल कर आ गई। अब होगा क्या, अगर फादर की इनकम 2 से 4 लाख होगी और बच्चे की इनकम 25 से 20 हो गई, लेकिन ओवरऑल ग्राफ बढ़ेगा। तो ऐसी बेसिक सेंसेक्स भी बढ़ता है, किसी का शेयर बढ़ जाएगा, किसी का थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर ओवरऑल बढ़ा है तो इसका मतलब मार्केट उठी है। उसी तरह निफ्टी होता है दोस्तों। जैसे इसके अंदर 30 कंपनियां थी, इसके अंदर 50 अच्छी बड़ी कंपनी है, जैसे इसमें भी RIL है, इन्फोसिस है, इसको बेस पे बनाया गया है। 15,000 चल रहा आजकल, तो ये भी परचेज करता है। इन दोनों के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे। अगर ये ऊपर उठ रही कंपनियां तो सेंसेक्स भी ऊपर उठेगा, निफ्टी भी ऊपर उठेगा। एक मैंने आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज दी है डिटेल के अंदर कि बीएससी सेंसेक्स कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, निफ्टी कैसे काम करता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, और आप किस तरह इनको देख के ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी डिसीजन ले सकते हो। बेसिक सेंसेक्स तो आपको मैंने दिखाई दिया शुरुआत में। अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी कि निफ्टी कैसे दिखता है, और निफ्टी देखते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। ये दोस्तों निफ्टी का चार्ट है। जिस तरह से आपका बीएससी का सेंसेक्स बनता है उसी तरह निफ्टी बनती है, मैंने बता चुका हूँ। ये आपका हाई है, लो है, इसमें भी 1 दिन का, 1 वीक का, 1 मंथ का, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्सिमम भी देख सकते हैं। चलिए अब मैं इसको मैक्सिमम कर लेता हूँ। जब आपने देखा मैक्सिमम ग्राफ है दोस्तों, शुरुआत से देखेंगे आप, देखिए जब से बना है ये, इसका ग्राफ बनाया थोड़ा नीचे हुआ है जब वो मार्केट क्रैश हुई थी हर्षद मेहता की वजह से या केतन पारेख की वजह से, और फिर यहाँ पे कोरोना की वजह से निफ्टी नीचे आ गया था। लेकिन निफ्टी का ओवरऑल ग्राफ भी बड़ा है, यानी कि 30 कंपनियाँ जो रिप्रेजेंट कर रही थी बीएससी में उनका भी बड़ा है, और जो 50 कंपनियाँ हैं उनका भी ग्राफ बड़ा है। तो लॉन्ग टर्म में हमेशा फ़ायदा ही देता है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ दोस्तों, कुछ की इंडिकेटर्स होते हैं। अगर पी रेशो जितनी भी ज़्यादा है
यानी कि अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि शेयर का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, ओवर वैल्यूड है, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम करना चाहिए। जब ये पी रेशो कम हो, निफ्टी की पी रेशो कम हो, जितनी कम होगी उतने ही अच्छा प्राइस पे हमें शेयर मिलेगा और आगे जाके प्रॉफिट भी उतना ही होगा। तो इन की इंडिकेटर का ये ग्राफ बढ़ रहा है, इसको और पी रेशो को देख के भी डिसीजन लिया जा सकता है। चलिए दोस्तों, चलता हूँ अब मैं अपने डैशबोर्ड की तरफ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स मैंने देख लिया, मैंने फिर निफ्टी को भी देख लिया कि ऊपर जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है स्टॉक मार्केट के बारे में, कि स्टॉक मार्केट के बारे में कैसे पता चलेगा मुझे कि स्टॉक मार्केट काम क्या करता है। इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाई है मैंने, वो आप देख लेना। लेकिन अभी आपको एक बेसिक बताता हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में। एग्जाम्पल के लिए 3 लोग हैं ABC, उन तीनों ने मिलकर एक कंपनी बनाई ABC। मेरे पास आए, कहा सर एक कंपनी बना दो, लिमिटेड पर्सनल बनानी है, हमें कहीं लिस्टिंग नहीं करनी है। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा शेयर कितने लोग हैं? उसने बोला आपस में म्यूचुअल में A को मिलेंगे 3300 B को और 3400 C को। तो 10,000 शेयर के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए की कंपनी बना दीजिए। मैंने क्या करा, मेमोरेंडम आर्टिकल सब लिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाया, कंपनी बन गई। कंपनी बनाने के बाद उसका एक बैंक अकाउंट खुलवाया। उस बैंक अकाउंट में 33,000 रुपए इसे जमा कराए, 3300 शेयर 10 रुपए के हिसाब से ए ने, 33,000 रुपए जमा करे बी ने और 34,000 जमा करे सी ने। कंपनी के अकाउंट में आ गए 1 लाख रुपए। कंपनी के बाद जब पैसे आ जाते हैं, मैं इनको ए को बी को सी को 3300 3400 शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दूंगा। सिंपल सा एक कागज, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसमें बच्चे का नाम लिखा होता है, ऐसे इनको सर्टिफिकेट दूंगा। इसमें ए का नाम लिखा होगा, ये लिखा होगा कि इसके पास 3300 शेयर हैं 10 रुपए के हिसाब से 33,000 की वैल्यू के। उसमें ये भी लिखा होगा कि शेयर नंबर 1 से लेके 3300 है, यहाँ पे 3300 1 से लेके 6600, 6600 1 से लेके 10,000 तक शेयर नंबर, यानी कि हर एक शेयर की एक एक वैल्यू होती है नंबर के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको शेयर दे दिए मैंने। अब इनके पास शेयर आ गए, उन्होंने उस शेयर को जो मैंने कागज पे दिए थे उस शेयर को अपने लॉकर में रख दिए, बात खत्म हो गई। ये होता है मैनुअल काम। अब मैं भूल जाता हूँ शेयर बाजार नहीं है। अब ए ने काम करा बड़ा अच्छा, मतलब कंपनी बहुत ऊपर पहुंच गई ए की वजह से। ए ने कहा मैंने शेयर लिया था 10 रुपए का, फेस वैल्यू 10 रुपए, हमेशा हर शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपए मानी जाती है नॉर्मली। 10 रुपए का शेयर था, अब मेरा शेयर हो गया 100 रुपए का, यानी कि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ। शुरुआत में तो जब 1 लाख की कंपनी खोली थी कुछ भी नहीं था, लेकिन आज कंपनी का टर्नओवर बहुत ऊपर चला गया है। मैंने कंपनी की वैल्यूएशन कराई, कंपनी की वैल्यूएशन करा के मुझे लगा मेरे शेयर की वैल्यू 10 रुपए से 100 रुपए हो गई है। मैं इस शेयर को बेचना चाहता हूँ, यानी कि अगर मैं बेच दूंगा अभी तो मेरे पास 3,33,000 रुपए आ जाएंगे। मुझे जरूरत थी, क्या करूं मैं, 3,30,000 रुपए सॉरी। अब मैं क्या करूंगा, बंदा ढूंढूंगा, किसी को ढूंढूंगा कि भैया शेयर ले ले। अब दिक्कत क्या आएगी, बंदा ढूंढूंगा कहां से यार, सबको बोलना पड़ेगा शेयर ले ले शेयर ले ले शेयर ले ले, कोई जगह ही नहीं है इसकी। दिक्कत तब का आएगी जब बंदा मिल भी जाएगा। बंदे ने बोला अच्छा क्या दिक्कत है, 100 रुपए का शेयर दे रहा है, कितने का था, 10 रुपए का था। शेयर सर्टिफिकेट में तो 10 रुपए आ रहा है जो मैंने बनाया था। अब दिक्कत ये आ जाएगी, भैया बोलेगा मैं नहीं ले रहा तेरा शेयर यार 100 रुपए का, पता नहीं यार शेयर सर्टिफिकेट ठीक है भी नहीं है, कागज लिया है मेरे पास, तू इस कागज को मेरे को 3,30,000 रुपए का बेच रहा है, अबे मैं क्यों लूं तेरा। वो बोलेगा मेरी कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी अच्छी है। वो बोलेगा कहाँ कंपनी की वैल्यूएशन, कहेगा ये रहा कागज। कहेगा सब कागज दिखा रहा है यार, सही भी है या गलत है, कैसे पता चलेगा। उसके लिए आया दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज। अगर स्टॉक एक्सचेंज होता तो मैं शेयर को, एक एक शेयर को 3300 शेयर को लिस्ट करता, लिस्टिंग बोलते हैं, शेयर की लिस्टिंग हो जाती है। एक अपना आईपीओ लाते, आईपीओ में 33 शेयर इसके पास होते, 10 रुपए की फेस वैल्यू होती, शेयर लिस्ट हो जाता। कोई भी व्यक्ति, हालांकि इसका नाम दिखाई देगा शेयर पे, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे कि ए ने शेयर बेच रहा है। अब क्या करेगा, ये 3300 शेयर बेचेगा 100 रुपए के हिसाब से, इसकी शेयर की वैल्यू बढ़ के 100 रुपए हो गई है स्टॉक एक्सचेंज में, मानता हूं मैं। अब इसको बहुत सारे बायर मिल जाएंगे, कोई देखेगा अच्छा यार 2 साल के अंदर शेयर 10 रुपए का था, 2 साल में आज शेयर 100 रुपए का बिक रहा है, इसका मतलब कंपनी की बहुत अच्छी पोटेंशियल है, प्रॉफिट हो रहा है। 10 रुपए का शेयर 2 साल में ही 100 रुपए का पहुंच गया, या 5 साल में 100 रुपए का पहुंच गया, तो इसका मतलब अगले 5 साल में ये शेयर 200 का या 300 का पहुंचेगा। चल यार शेयर ले लेते हैं। 2 फायदे हो गए, एक तो ए को स्टॉक एक्सचेंज के जरिए बहुत सारे बायर मिल गए, दूसरा इस 100 रुपए की वैल्यू जो है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे दिखाई दे रही है वो सर्टिफाई हो गई कि हाँ भाई वैल्यू 100 रुपए की है, 100 रुपए से कम की नहीं है। वहां पहले डाउट था कि यार 100 रुपए का बोल रहा है, वैल्यूएशन कराइए सही भी है गलत है। यहाँ पे मुझे सारे फाइनेंशियल जो एबीसी लिमिटेड है वो पता चल जाएगा, तो क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है सर, आओ ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, डील कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। अगर ये बात मैं ऑनलाइन उसके बैंक स्टेटमेंट में जाके देख लूं
तो मेरा भरोसा बढ़ जाएगा कि हाँ यार सही कह रहा है, इस व्यक्ति का नाम ये है, इसके बैंक स्टेटमेंट में 1 करोड़ आ रहा है और बैंक में दिखाई दे रहा है, यानी कि बैंक एक संस्था है मानी हुई, वो कभी धोखा नहीं करेगी। इसी तरह ही माना जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो वैल्यू दिख रही है वो ठीक है, यहाँ पे लोग सेल और परचेज कर सकते हैं। ना तो कभी एक को पता चलेगा किसने शेयर खरीदा, और जिसने शेयर खरीदा है उसको भी कभी पता चलेगा कि उसने शेयर ए से खरीदा है। तो यहाँ पे सेलर और बायर पता ही चलते हैं। तो इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ है ताकि लोग ट्रेडिंग कर सकें, लोगों को सही वैल्यू पता चल सके और आसानी से ट्रांजैक्शन को किया जा सके। अब दोस्तों मैंने बताया था ना, जब हम जूते का बिजनेस करते हैं तो सिर्फ जूता सेल होता है, उसका प्रॉफिट आता है। शेयर मार्केट में 3 तरह की इनकम होती है, 3 तरह की, यानी कि 1 घंटे काम करना है डेली, पार्ट टाइम करना है दोस्तों, इसको कभी फुल टाइम नहीं बनाना है। जब आपको समझ में आ जाए तब फुल टाइम बनाना है। बताऊंगा वो भी स्ट्रेटेजी जो मेरे क्लाइंटों ने अपनाई है शुरुआत में। 3 तरह की इनकम क्या है दोस्तों? इक्विटी शेयर आपने परचेज कर लिए, जैसे ए था, ए के शेयर मैंने परचेज कर लिए, डी ने 100 रुपए का शेयर परचेज कर लिया मैंने, अपने पास रख लिया। मुझे पता है 5 साल बाद, मैं डी हूं, 5 साल बाद ये शेयर 200 का नहीं 300 का हो जाएगा, तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। मैंने शेयर को लेकर रख लिया 5 साल के लिए। तो मैंने क्या करा, इक्विटी शेयर परचेज कर लिए डिलीवरी बेसिस पे। जब मैं शेयर परचेज कर लूंगा तो वो शेयर जो 3300 थे मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, मेरे पास रखे रहेंगे। अब जब बढ़ता रहेगा मैं दिखता रहूंगा, अच्छा बढ़ गए, जब मन करेगा बेच दूंगा जरूरत पड़ी तो। एक होता है इंट्राडे, यहाँ पे तो मैंने शेयर ले लिए, अपने पास रख लिए, मेरे डीमैट अकाउंट में आ गए, दिखेंगे बकायदा। ये होता है इंट्राडे विदाउट डिलीवरी, यानी कि इसके अंदर शेयर की डिलीवरी नहीं होती है। आपने सुबह परचेज करे या सेल कर दिए, शाम को आपको उसको डील करना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर बल्क में परचेज होती है। इसमें तो क्या होगा दोस्तों, जब मैं शेयर खरीदूंगा 3300 शेयर है 100 रुपए के हिसाब से, तो मुझे 3,30,000 रुपए देने पड़ेंगे। 3,30,000 रुपए मैंने रख लिए, बात खत्म। इंटरडे में क्या होगा, शाम को मान लीजिए प्राइस 100 रुपए का था और वो प्राइस हो गया 101 रुपए का या 99 रुपीज का, तो आपको उसी दिन सेटल करना पड़ेगा। आपने बोला मेरे पास यार 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 1 लाख रुपए 100 के हिसाब से शेयर ले लेता हूँ, जो भी प्रॉफिट होगा या नुकसान होगा वो शाम को सेटल हो जाएगा। इसमें तो हमेशा फायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में, नहीं मान के चल रहा हूँ मार्केट ऊपर जाए तो फायदा होगा। इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर क्या है, क्या हिस्ट्री है कंपनी की, सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करनी पड़ती है इंट्राडे की, कि भैया सुबह खरीदूंगा या बेचूंगा, शाम को मुझे सेटल करना है विदाउट डिलीवरी। इसमें क्वांटिटी कम ली जाती है, इसके अंदर क्वांटिटी ज़्यादा ली जाती है, क्योंकि इसमें आपको पूरा पैसा नहीं देना। वो मान के चलते हैं कि जो मार्केट है 1-2% कम होगा, तो अगर 3,30,000 रुपये पड़े हुए हैं तो उससे वो हो सकता है 2 लाख शेयर भी ले ले, ज़्यादा शेयर ले ले, सिर्फ मार्जिन के बेस पे। ऐसा तो नहीं है कि पूरे पैसे डूब जाएंगे, तो इसमें मार्जिन के बेस पे खिल आता है। सबसे अच्छा ऑप्शन जो मैं मानता हूँ और जो मेरे क्लाइंट कहते हैं वो है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये भी अच्छा है, लेकिन अगर बड़ा गेम बनना है, भविष्य में सोचना है, तो वो है फ्यूचर ऑन ऑप्शन का सेल। इसके अंदर लॉट के अंदर क्वांटिटी खरीदी जाती है, यानी कि इसमें तो आपने 50 शेयर ले लिए, 100 शेयर ले लिए, चल जाएगा। इसमें आपने 50 शेयर 100 शेयर ले लिए, चल जाएगा। इसके अंदर लॉट होता है, यानी कि लॉट के हिसाब से ही शेयर खरीदा जाता है। मोटा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, मोटा सा मतलब 1 करोड़ या 2 करोड़ नहीं, 10 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, बल्क में खरीदा जाता है। लेकिन प्रॉफिट भी इसी में सबसे ज़्यादा होता है। और जब आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको इसमें अपने इनकम प्रूफ भी देने होते हैं कि भैया मेरा इनकम प्रूफ ये है, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकता हूँ। इस बेस पे आप मेरा ये ऑप्शन भी खोल दीजिए, अदरवाइज 2 ऑप्शन तो आपको हमेशा मिलेंगे। अब दोस्तों 3 तरह की ट्रेडिंग और उसमें 3 तरह की इनकम, वो बताता हूँ कैसे। आपको मिलते हैं सबसे पहले शेयर मार्केट से बोनस शेयर, यानी कि डी ने शेयर खरीद ली 3300 एग्जाम्पल के लिए, कंपनी के पास अच्छा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने बोला यार हम सबको ना बोनस शेयर देंगे। कितने देंगे? 1:1, यानी कि हर एक शेयर पे 1 शेयर दूंगा। कई बार 1:1 भी हो सकता है, कई बार 1:2 भी हो सकता है, कई बार 1:5 भी हो सकता है, यानी कि 1 शेयर के बदले 5 शेयर। मैं मान रहा हूँ कि आपको 1 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी ने दिया है, 3300 शेयर मेरे पास और आ गए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने 3300 शेयर लिए, डी ने 3300 शेयर मार्केट में खरीदे 100 रुपए के हिसाब से, और अगले ही साल कंपनी ने जिस कंपनी के लिए थे उसने बोनस शेयर इशू कर दिए, तो मेरे पास फ्री में 1 रुपया नहीं देना, 300 शेयर और आ गए 3300 शेयर। तो यहाँ पे मेरे शेयर बन गए 6600, यानी कि मैंने जो 3,30,000 शुरू में दिए थे, अब मेरी शेयर की कॉस्टिंग कितनी बैठ गई? सिर्फ 50 रुपए, जो मैंने 100 रुपए में लिया था। फ्री फंड का शेयर आ गया, मालिक हो गया मैं 6600 शेयर का। आपके डीमैट अकाउंट में 3300 शेयर और ऐड हो गए, कोई बात नहीं। कंपनी को अगले साल और फायदा हुआ, कंपनी ने को बोला इस बार बोनस शेयर नहीं डिविडेंड देते हैं 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। आपको क्या हुआ? 6600 शेयर आपके पास थे,
₹10 के हिसाब से आपके पास ये प्रॉफिट भी आ गया। डिविडेंड क्या होता है दोस्तों? जब भी हम किसी की शेयर परचेज करते हैं हम उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। अब मालिक का मतलब ये नहीं कि आप उसके हेड ऑफिस पहुंच जाओ को बाहर निकल, भाई मैंने तेरे शेयर खरीदे हैं, अब मैं कंपनी का मालिक हूँ। सचिन जी की वीडियो मैंने देखी थी। तो मालिक इन द सेंस मतलब है रियल में मालिक तो हो आप, लेकिन आपकी मेजोरिटी नहीं है। आप एजीएम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो, आप सब काम कर सकते हो जो मालिक करता है, लेकिन कंपनी पे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो तो जो कंपनी ने कमाया है वो प्रॉफिट आपको दिया जाएगा। मान लीजिए 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और जितने भी शेयर होल्डर हैं कंपनी के, आप शेयर होल्डर हो, आपको वो प्रॉफिट बांटा जाएगा। यानी कि आपने जो शेयर लिया था ₹100 का, पर शेयर ₹10 दूंगा, तो आपके पास कितने शेयर हैं? 6600। ₹10 यहाँ मिल गए, यहाँ मिला मुझे बोनस शेयर, यहाँ मुझे मिल गया डिविडेंड। अभी भी शेयर मेरे पास हैं, मैंने किसी को भी शेयर नहीं बेचे। मजा आ रहा होगा आपको समझने में कि कितना फायदा है। जो लोग शेयर मार्केट में उठ गए ना 800 करोड़ 2000 करोड़, ऐसे ही दोस्तों शेयर लेके डाल दिए, बोनस शेयर आ गया, डिविडेंड आ गया। अब मेरा मन कर रहा है कि यार शेयर ना बेच देता हूँ, रेट हो गया ₹500। मैं क्या करूंगा, 6600 शेयर हैं, मैं सोचता हूँ कि इसमें से काम करता हूँ यार 1000 शेयर बेच देता हूँ, बाकी रख लेता हूँ। 1000 शेयर मैंने 500 के हिसाब से बेच दिए। मैंने जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ, मैंने कितने का लिया था शेयर दोस्तों? ₹100 का। अब मैं बेच रहा हूँ ₹500 का, तो कितना फायदा हो गया मेरे को? ₹400 का प्रॉफिट। ₹400 प्रॉफिट अगर इसमें ऐड कर लूंगा कितना हो जाएगा? ₹4 लाख। यानी कि मेरे पास अभी भी शेयर हैं। शुरुआत में मैंने खर्च किए थे 3,30,000, यहाँ मैं कितने कमा चुका हूँ? ₹4 लाख तो मैं प्रॉफिट कमा चुका हूँ, जबकि मेरे पास अभी भी 5600 शेयर पड़े हुए हैं। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, प्रॉफिट जब होता है यानी कि जो डिफरेंस रहा, मुझे प्रॉफिट हो गया बेचने से, जैसे जूते बेचने से प्रॉफिट होता है, ऐसे ही शेयर बेचने से भी प्रॉफिट हो गया। अब इसमें लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म और बिजनेस प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म क्या होता है, जब 1 साल के बाद जब मैंने शेयर खरीदा है जिस भी डेट को, अगर वहां से एग्जैक्टली 1 साल हो गया है, 1 साल बाद बेचूंगा तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। अगर मैं 1 साल के अंदर ही बेच दूंगा तो उसे बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर ये मेरा बिजनेस है, जैसे मैं सैलरी वाला आदमी हूँ, जब मैं सैलरी वाला हूँ तो मैं बिजनेस तो नहीं कर पाऊंगा, मैं उस इनकम को लॉन्ग टर्म दिखाऊंगा या शॉर्ट टर्म। तो जो लोग कंटिन्यू काम करते रहते हैं, खरीदा बेचा, फ्यूचर एंड ऑप्शन लिया, इंट्राडे भी लिया, इक्विटी भी लिया, खरीद रहा हूँ बेच रहा हूँ, तो ये उनका बिजनेस बन जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही टेक्निकल और अच्छा पॉइंट है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन हूँ, मैं अपने प्रैक्टिस कर रहा हूँ सीए की, कोई इशू नहीं है, मैं शेयर मार्केट में डील करता हूँ, मैंने रिलायंस के शेयर लिए 1 लाख एग्जाम्पल के लिए, तो ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा चॉइस है कि इस कैटेगरी को मैं इन्वेस्टमेंट दिखाऊं। यानी कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट दिखाऊंगा तो मैं इस कैटेगरी में आऊंगा। किन शेयर को मैं दिखाऊं अपना स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि सेल और परचेज, यानी कि एक ही व्यक्ति इसे इन्वेस्टमेंट दिखा सकता है। उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी इनकम होगी उसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दिखाएगा। जिन शेयर को मैंने अपना स्टॉक दिखाया है उन शेयर को बेचने पे मुझे बिजनेस का प्रॉफिट होगा, और अगले साल मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत केस कराया हमने, जहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि ये आपका शेयर नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, ये आपकी लॉन्ग टर्म है। हम कहते हैं नहीं भैया ये हमारी बिजनेस इनकम है या शॉर्ट टर्म है, तो झगड़ा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने साफ कह रखा है, ये पूरा हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हमने इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाया है। इसके बारे में कोई डिटेल में हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगा, वो केस लो भी भेज दूंगा। तो 3 तरह की इनकम तो हो गई मेरे को, 3 तरह के बिजनेस, 3 तरह की इनकम, लेकिन इनकम टैक्स में कितना बड़ा फायदा मिलता है उसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यार 3 तरह का बिजनेस भी कर लिया, 3 तरह का प्रॉफिट भी हो गया, और इनकम टैक्स में इतना फायदा। बोनस शेयर, जब मुझे बोनस शेयर मिलते हैं दोस्तों ₹1 भी नहीं देना पड़ता, एग्जम्प्ट होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कंपनी ने आपको बोनस शेयर दे दिए 3300, 3,30,000 रुपए के फ्री, तो कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम टैक्स में कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई भी टैक्स पे नहीं करना, ₹1 का भी। यानी कि आपके पास जो 3,30,000 रुपए का फायदा हो गया है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। प्रॉफिट कब होगा, जब आप शेयर को बेचोगे, कॉस्ट आपको नहीं लेनी पड़ेगी। यानी कि जब आप शेयर बेचोगे वाला, आप बोलोगे 3300 शेयर हैं, ₹100 के हिसाब से थे, कॉस्टिंग शुरू की, लेकिन जब आप इसे बेचोगे आप लिखोगे 500 का शेयर बिका है, कॉस्टिंग कितनी 0, तो आपको उस पर ₹500 पे ही टैक्स पे करना पड़ेगा पर शेयर। ये मान के चल रहा हूँ कि पर शेयर की वैल्यू ₹500 हो गई है, आपने बोनस शेयर बेचे, बोनस शेयर 0 थे, तो आपको यहाँ पे ₹500 के ऊपर पर शेयर टैक्स जमा करना पड़ेगा। लेकिन जब बोनस शेयर मिलेंगे उस समय कोई टैक्स पे नहीं करना, जब बेचोगे तब करना पड़ेगा। डिविडेंड टैक्सेबल होता है दोस्तों आपके स्लैब रेट से। यानी कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास ₹5 लाख का डिविडेंड आया,
5 लाख के डिविडेंड में 2.5 लाख तक का तो माफी होगा, 2.5 लाख के ऊपर मैं टैक्स पे कर दूंगा 5% के हिसाब से। तो सोचिए दोस्तों, इनकम भी हुई और यहाँ पे मुझे स्लैब रेट का फायदा मिल रहा है डिविडेंड इनकम में। अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने अपने शेयर्स को अपनी बुक्स में या मेरी इंटेंशन इन्वेस्टमेंट की थी। जब मैं इन्वेस्टमेंट बेचता हूँ तो या तो मुझे लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म 1 साल से ऊपर होता है। इसके अंदर दोस्तों 1 लाख तक का टैक्स माफ है, उसके ऊपर लगता है 10%। यानी कि मेरे को जो वहां फायदा हुआ था 4 लाख रुपए का, मैंने अभी बताया आपको कि शेयर बेच दिए मैंने, 4 लाख का फायदा हो गया। 4 लाख में से 1 लाख तो पूरा माफ है, 3 लाख के ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा 10%, यानी कि 3 लाख का 10% 30,000 रुपए। यानी कि 6600 शेयर मेरे पास थे, 1000 शेयर मैंने बेच दिए, पूरा पैसा मेरे पास आया अकाउंट के अंदर और मुझे टैक्स कितना जमा करना पड़ता है? सिर्फ 30,000 रुपए। कोई और ही बिजनेस होता ना दोस्तों, धज्जे उड़ जाती बेचारा, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, टैक्स मोटा मोटा पे करना पड़ता। यहाँ पे 1 लाख तो आपका माफी है, 10% आपको देना है। ध्यान रखिए, अगर ये इनकम मेरी 1 करोड़ पहुंच गई तो भी मेरा 10% ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्लैब के हिसाब से। अगर मेरी जूते की दुकान होती और जूते की दुकान में मेरी इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता? पहले 2.5 लाख माफ होता, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 5 से 10% 20% देता, 10 लाख से ऊपर कितना देता? 30%। यहाँ पे मेरी इनकम कितनी होगी? 1 लाख तो माफी है जी मेरी, बाकी मैं 99 लाख पे क्या दूंगा? 10%। टैक्स का कितना बड़ा फायदा। और हर आदमी टैक्स से तो परेशान है, कहते हैं कमाता तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, कभी जीएसटी कट जाता है, कभी टीडीएस कट जाता है, कभी टीसीएस कट जाता है, कभी एडवांस टैक्स, साल के आखिरी में सेल्फ असेसमेंट टैक्स, पूरे साल टैक्स ही पे करता रहता हूँ मैं। तो मेरे क्लाइंट तो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं बेचारे, क्या करें। शॉर्ट टर्म हो गया दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म के अंदर 15% का टैक्स लगता है। दोनों में फर्क यही है, सरकार ने यह बेनिफिट इसलिए दिया है कि आप शेयर को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करें, यानी कि जितना आप होल्ड करेंगे शेयर को उतना फायदा आपको आएगा, उतना फायदा हम भी आपको देंगे। शॉर्ट टर्म 1 साल से आपने पहले बेच दिया, आपको 15% का टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि मैं मान लेता हूँ कि शॉर्ट टर्म है, वो जो पीछे 4 लाख का प्रॉफिट आया उसने 1 साल पहले ही बेच दिए शेयर, 2 साल का वेट नहीं करा, 1 साल खरीदा और 1 साल के अंदर ही बेच दिए, तो उसको शॉर्ट टर्म होगा, उसके ऊपर से 15% का पूरा टैक्स जमा करना पड़ेगा। 1 लाख की एग्जम्पशन भी उसमें नहीं मिलेगी। अब आप इस पर डिसीजन ले सकते हैं कि यार थोड़ा सा फायदा हो रहा है, 1 साल का है, 10 दिन रुक जाता हूँ, और 10 दिन रुक के मेरा 1 लाख का एग्जम्पशन मिल जाएगी टैक्स पे, और 10% का लो टैक्स, 5% का फर्क भी आ जाएगा। छोटी वीडियो में यही फायदा है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरी हर वीडियो प्रैक्टिकल है और आपको हजारों का नहीं लाखों का फायदा होता है। बिजनेस इनकम दोस्तों क्या है? वो भी स्लैब रेट के हिसाब से लगती है, यानी कि 2.5 लाख तक माफ हो जाएगा आपका जो प्रॉफिट हुआ, 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख, 5 से 10 लाख, 10 से ऊपर 30%। तो इस तरीके से दोस्तों 3 तरह की इनकम, 3 तरह का प्रॉफिट और टैक्स के अंदर सेविंग ही सेविंग। अब दोस्तों मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मुझे ये समझ में आ गया कि यार इस तरह की ट्रेडिंग होती है, इस तरह की इनकम होती है और इस तरह का प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, जो बहुत तरह से बचाव हो जाता है टैक्स का, मतलब बहुत सारी टैक्स सेविंग हो जाती है। अब मुझे सोचना क्या है, मतलब शेयर डीलिंग करते वक्त सोचना क्या है? शेयर डीलिंग करते वक्त दोस्तों कुछ नहीं है, एक कॉमन सेंस लगानी है। अंडे की रेडी का मैंने एग्जांपल दे दिया है, बहुत बड़ा फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह अंडे की रेडी में आप सोचते हैं कि कितने बजे लाऊं, खोलूं दुकान, कितने बजे रेडी लगानी है, रेडी लगानी कहाँ पर है, अंडे खरीदने किससे हैं, मंगलवार को छुट्टी रखनी है, सेम इसमें करना है दोस्तों, एक कॉमन सेंस लगानी है। कैसे पता चलेगा? आप किसी प्रॉपर्टी में देखते कैसे हैं कि यहाँ के प्राइस बढ़ेंगे? आप देखते हैं मकान मेरा पार्क फेसिंग है, मकान की क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी है, यहाँ के रेट हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, तो यहाँ प्रॉपर्टी के लेने में फायदा है, चाहे मैं घर के लिए लूँ चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए, यहाँ फायदा है। वही रूल वही चीज शेयर मार्केट में अप्लाई करनी है, जिसमें मैं आपकी थोड़ी सी आज हेल्प करूंगा। सबसे पहले आपने किसी भी कंपनी के जब शेयर लेने, आपने मन बना लिया है, डर निकल गया है, नॉलेज आ गई है, तो आपने एक कॉमन सेंस लगानी है, ट्रेंड देखना है। ट्रेंड कैसे? ये फाइनेंशियल एनालिसिस है। मान लेता हूँ किसी कंपनी का है, ये है सेल और ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसे बोलते हैं टॉप लाइन, और ये है बॉटम लाइन हमेशा। यानी कि आपने किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, चेक कर लेना उसकी क्या सेल लगातार बढ़ रही है, क्या उसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अगर सेल बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसका अर्निंग पर शेयर ईपीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है शेयर मार्केट में। ईपीएस हर कंपनी को मैंडेटरी है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अर्निंग पर शेयर दिखाना। मेरा शेयर प्राइस बढ़ता रहेगा भाई, जब आपको दिख गया उसकी जो भी कंपनियां ट्रेडिंग करती हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग है, उनके लिए क्वार्टरली रिजल्ट निकालना जरूरी है।
और ईयरली अपनी बैलेंस शीट को पब्लिश करती हैं ऑनलाइन। अभी आपको दिखाऊंगा अभी। उसके बेस पे आप डिसीजन ले सकते हो। लॉन्ग टर्म में तो हमेशा फायदा है, लेकिन आपको लगता है हर एक कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टाटा है, RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो क्वार्टरली प्रॉफिट करती जा रही है। इसका मतलब जब इस क्वार्टर में प्रॉफिट है, अगले क्वार्टर में प्रॉफिट है, थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट है, तो फोर्थ में भी ये अजम्पशन ली जाएगी ना, कॉमन सेंस है कि हाँ प्रॉफिट होगा। आज मैंने अंडे की रेडी लगाई जिम के सामने 7 से 9 बजे के बीच में, 50 लोग आए, छुट्टी हो गई है, लोगों ने अंडे मेरे खरीद लिए, पूरी खाली हो गई। अगले दिन भी खाली हो गई, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। अरे भाई 5वें दिन भी तो खाली होगी। हो सकता है 1-2 लोग कम आए होंगे या ज्यादा आए होंगे, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट तो रहेगा। कॉमन सेंस ये इसमें लगानी है। जब मेरा शेयर बढ़ रहा है, मुझे समझ में आ गया हाँ यार अर्निंग पर शेयर जो है वो बहुत बढ़िया है। EPS की फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर, यानी कि हर एक शेयर पे कंपनी कितनी कमाई कर रही है। शुरुआत में अर्निंग पर शेयर 2 रुपए थी, बहुत बढ़िया बात है। 3 रुपए हो गई, उससे भी अच्छी बात है। यानी कि एक ही शेयर पे मेरे पहले 2 रुपए कमा रहा था, अब इस शेयर पे 3 रुपए कमा रहा हूँ, फिर 4 कमा रहा हूँ, फिर 5 कमा रहा हूँ। इसका मतलब कंपनी की पोटेंशियल ग्रोथ अच्छी है, कंपनी अच्छा काम कर रही है। इस बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। कुछ दोस्तों और जनरल पॉइंट है, ट्रेंड्स यानी कि प्रवृत्ति क्या है, हैबिट क्या है, और कॉमन सेंस जनरल अप्लाई करनी है। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल क्या कहते हैं, यानी कि मैंने आपको जो दिखाया कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर कंपनी की सेल कितनी है टॉप लाइन में, और प्रॉफिट कितना आ रहा है बॉटम लाइन में। अगर प्रॉफिट आ रहा है आगे भी अच्छा रहेगा। उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है और उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ कैसी है, ये चीज देखनी है। अब ये चीज देखने का है दोस्तों, मैं आपको एक पेज दिखा देता हूं जिसमें आप इन चीजों को चेक कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों मैंने मनी कंट्रोल पे रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में लिखा, एक पेज खुल जाएगा। इसमें कितना शेयर उसका है, कितना शेयर गिरा है पर डे के हिसाब से वो भी आ जाएगा। जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे डिटेल देखेंगे, आपको चार्ट मिल जाएगा पूरा, उसका ओवरव्यू चार्ट कितना है, टेक्निकल, प्राइस एंड वॉल्यूम, न्यूज़ क्या क्या है, जो भी इसके बारे में न्यूज़ होंगी वो भी सारी आ जाएंगी कि रिलायंस इंडस्ट्री किस बारे में बात कर रही है, कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्या क्या उसके स्कोप पे आगे आके, ये सब चीज़ों के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। यानी कि आप जानकारी कर सकते हैं कि कंपनी किस सेगमेंट में बढ़ रही है, किस सेगमेंट में घट रही है। उसके फाइनेंशियल वो भी आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना है, रिवेन्यू कितना है, इसका रिवेन्यू आ रहा है जैसे मैंने दिखाया था चार्ट में, तो उस बेस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। अर्निंग पर शेयर कितना है उसका, यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ा बड़ा था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ रहा। अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल हर साल इसका जो फ़ायदा है वो आप ले सकते हैं। रेशो क्या क्या है इसकी, बैलेंस शीट जो मैं बता रहा हूँ, बैलेंस शीट भी देख सकते हैं आप, फिर टॉप लाइन बॉटम लाइन में कितना है, इनकम स्टेटमेंट कितनी सेल हो रही है, कितना अदर इनकम है, टोटल इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना है, और प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट जैसा कि मैंने आपको बताया था रेशो में कि भैया आप नेट प्रॉफिट के बेस पे भी डिसीजन ले सकते हैं, और सेल के बेसिस पे भी डिसीजन ले सकते हैं कि भैया मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। इस तरह की हर एक कंपनी के बारे में जब आप चाहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, इसमें ले सकते हैं। देखिए यहाँ सारा आ गया है, ये जितनी भी न्यूज़ है, क्या क्या हो रहा है, बोर्ड मीटिंग कब कब होगी, डिविडेंड कब कब दे रहा है वो, बोनस शेयर के बारे में क्या है, देखिए यहाँ डिविडेंड आ गया 7 रुपये 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिल रहा है। तो बताया था ना मैंने आपको कि भैया बोनस के साथ साथ डिविडेंड और प्रॉफिट कमाना है। यहाँ देखिए बोनस शेयर, देखिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया था 1:1 में, देखिए 2017 में इसने दिए, 2009 में दिए, 1997 में दिए, 1983 में 3:5 शेयर दिए। तो इस तरह से आप इसकी हेल्प लेके अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अब सीधा डैशबोर्ड की तरफ। अब दोस्तों आपने वो चेक कर लिया कि हाँ भाई ये इसके अंदर हम वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों उसका पी रेशो, बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज होती है पी रेशो, यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो। मैं अपने एक शेयर पे कितनी अर्निंग कर रहा हूं ये डिसाइड करता है। इससे पता चलता है कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है, किसी भी कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू वो सही है या गलत है, इसके बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो। यानी कि अगर मेरी एक हाई पी रेशियो है तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो हाईली जा रहा है और वो ओवर वैल्यूड भी हो सकता है। यानी कि जितना मैं ले रहा हूं, मान लीजिए किसी का पी 50 है और मेरे हिसाब से उसका पी 10 होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो पर शेयर अर्निंग है वो काफी कम है और जो शेयर का प्राइस है वो काफी ज्यादा है। तो जितना पी कम होगा उतना ही मेरे लिए सही रहता है इन्वेस्टमेंट करना। मान लीजिए किसी का पी 10 रुपए है और मैं इन्वेस्टमेंट कुछ और कर रहा हूँ, वही इन्वेस्टमेंट मेरी 30 पी पे आधी रहती है, यानी कि 1/3 रहती है। जितना पी कम उतना मुझे फायदा। हालांकि दोस्तों हर बार ऐसा नहीं है, कई बार डिसीजन लेना ही पड़ता है। थोड़ा थोड़ा जब आप इसकी तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनिशियली जितना पी कम रहेगा उतना ही आपको फायदा है, यानी कि पी कम है तो मेरी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी उसके मुकाबले। दूसरा आता है दोस्तों ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया कि
कि जितना अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है, जितना ही बेटर बढ़ता जाएगा ऊपर उससे ही उतना फायदा है, आपकी शेयर की प्राइस की वैल्यू भी उतनी बढ़ती जाएगी। एक ध्यान रखना, डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम। जैसे अभी क्या चल रहा है, लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं तो एक आध घंटे इसके बारे में भी समझ रहे हैं, जब इसके बारे में समझ रहे हैं तो ट्रेडिंग भी कर रहे हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है हमेशा प्राइस बढ़ता ही है, हर जगह रूल है दोस्तों, शेयर मार्केट कह लीजिए कहीं भी कह लीजिए। अगर अंडे के वाले के पास 100 लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो डिमांड अचानक बढ़ जाएगी, जो अंडा वो 7 रुपए का दे रहा था उसको 8 रुपए कर देगा। जब उसके पास 1-2 लोग रह जाएंगे या कम हो जाएंगे तो वो रेट क्या करेगा, कम कर देगा बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि डिमांड बढ़ रही है तो उसका रेट बढ़ रहा है, तो क्या ये सही वक्त है खरीदने का, क्या डिमांड आगे भी बढ़ेगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, टाटा का है, इनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली, वेल स्टेब्लिश कंपनियां हैं, प्राइस लॉन्ग रन में हमेशा ही बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म में फायदा देंगी। क्वार्टरली रिव्यू कर लीजिए। अगला दोस्तों, कॉमन ट्रेंड आपने देख लिया चीजों के लिए। अब आपने करना क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना है। आपको लगता है कि सरकार जो बनी है वो मेजोरिटी से बनी है, ये जो बड़े बड़े दिग्गज दिखाए ना, इन चीजों का ध्यान रखते हैं, हम लोग भी ध्यान रखते हैं और जो मेरे क्लाइंट हैं वो भी ध्यान रखते हैं। जब स्टेबल गवर्नमेंट आती है लोगों का मार्केट में विश्वास रहता है कि भैया ये जो डिसीजन लेगी ये कहीं पे भी टक्कर आएंगे नहीं, यानी कि जो डिसीजन लेगी वो इम्प्लीमेंट भी होंगे और इससे फायदा होगा। इससे क्या होगा, जो बाहर के लोग हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे मोदी जी मेजोरिटी से आए हुए हैं तो लोगों का मार्केट में भरोसा बढ़ता है कि हाँ भाई यहाँ पे जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कोई ऐसी सरकारी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ये पॉइंट लॉन्ग रन में भी है और शॉर्ट रन में भी है। अगला है वार। दोस्तों कभी भी डोमेस्टिक वार होता है या इंटरनेशनली, शेयर मार्केट पे फर्क पड़ता है। अब इसमें एक बार बता दूं मैं, एक बार जब फर्क पड़ता है तो 2 तरह के लोग होते हैं। मेरे कुछ क्लाइंट कहते हैं सर सबसे अच्छा मौका यही है, मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी शेयर खरीदेंगे। अरे थोड़ी गिरी है, क्या हुआ, गिरती क्यों है भैया, लड़ाई झगड़ा हो गया, अब घर पे बैठे हुए हैं, हमें जरूरत पड़ी है पैसों की, मैंने अपने शेयर बेच दिए। जब मैं शेयर सेल करूंगा तो मार्केट थोड़ी नीचे तो आएगी, लेकिन समझदार आदमी जिसके पास पैसा है उसी टाइम बाय कर लेगा कि भैया अभी नीचे गिर गई 200 पॉइंट, बढ़ेगी भी 200 पॉइंट, तो मेरा सीधा सीधा 4 दिन के अंदर ही 400 पॉइंट का फर्क आ जाएगा, उसका मैं प्रॉफिट कमा लूंगा। मैंने बता दिया, अगर इंडिया के अंदर लड़ाई हो रही है जैसे कारगिल का युद्ध हुआ था, या बाहर लड़ाई हो रही है, अमेरिका में अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया था सितंबर के अंदर, तो उससे जब अमेरिका में यूएसडी का फर्क पड़ा यानी कि डॉलर का, तो इंडियन रुपीज भी कमजोर होता है, तो शेयर मार्केट थोड़ी सी टूटती है। तो इस समय भी आप डिसीजन ले सकते हो कि भैया मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, तो जब टूटी है तब करनी है या उससे पहले ना करूं। चाइना का बायकॉट हो गया, अभी आपने देखा होगा कि जब चाइना का बायकॉट हुआ तो कुछ कंपनियां जो सिर्फ चाइना पे डिपेंड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फर्क पड़ गया। जब प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, सेल पे फर्क पड़ेगा, तो अर्निंग पर शेयर भी मेरा गिरेगा। अब मेरा अर्निंग पर शेयर गिरेगा तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अब यहाँ पे भी आप क्या डिसीजन लेंगे, जो मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने कुछ कंपनियों में इसके ऊपर पैसा लगा दिया, उन्होंने बोला यार चाइना से बाइकआउट हो गया, समझ में आ गया, लेकिन कंपनी इसका अल्टरनेटिव देखेंगी। इसका प्राइस आज गिर गया अचानक, जैसे ही डिसीजन लिया सरकार ने चाइना बाइकआउट का, प्राइस गिर गया, लेकिन वो कंपनियां आगे भी कॉन्टेक्ट करेंगी, प्रॉफिट कमाएंगी, तो प्राइस क्या होगा, ऊपर होगा। दोस्तों दोनों तरह के डिसीजन ले सकते हो आप कि आपको खरीदना कब है और बेचना कब है, ऐसा नहीं है कि हर बार आपको नुकसान ही होगा। अब आपको कॉमन सेंस समझ में आ गया, आपका डर भी निकल गया, आपको नॉलेज भी आ गई, तो दोस्तों ट्रेडिंग शुरू कर दीजिए। उसमें भी मैं आपको पहले दिन से प्रॉफिट कैसे होगा वो भी थोड़ा समझा देता हूँ। और आप अपने डीमेट अकाउंट खोल लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेंगे और स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों छोटे अमाउंट से, 5000 रुपए से ही। आप पहले ट्रेंड को समझ लीजिए, जो भी आपकी प्रवृत्ति है, जो हैबिट है, शेयर मार्केट कैसे काम कर रहा है, एक छोटा अमाउंट 5000 रुपए डालिए, उसके अंदर छोटे लॉट उठाइए, देखिए क्या ट्रेंड आ रहा है, जो मैं टिप दे रहा हूँ क्या वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अंडे की रेडी मैंने वहां से खरीद ली है, अंडा मैंने की रेडी मैंने जिम के सामने लगा ली है, तो क्या लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, 1-2 दिन में मुझे पता चल जाएगा ना। ये लोग ज्यादा आते हैं, शाम को ज्यादा आते हैं। मान लिया आपको डर लग गया अभी भी, भाई इतना कुछ हुआ है, अब ऐसा है यार, नहीं है मेरे पास पैसा, मैं क्या करूँ यार, मेरी वीडियो से डर निकल गया, नॉलेज भी आ गई, फिर भी हिम्मत नहीं बनती, म्यूचुअल फंड में लगा लीजिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप शेयर मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में एक असेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, वहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो आपका पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। मैंने शुरू में बताया था म्यूचुअल फंड के अंदर, कुछ फंड के अंदर तो पहले साल में 50% तक का प्रॉफिट आ गया है। और अगर एवरेज देखें, जितने भी फंड अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं, अगर 5 साल का देखूंगा तो कम से कम 20% का एनुअल रिटर्न आ रहा है एवरेज बेसिस पे, 20%, यानी कि पैसा ऑलमोस्ट डबल 5 साल के अंदर। कई सारे फंड है, आप गूगल पे चेक कर लेना,
वो भी लॉकडाउन के अंदर, तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छी है। आप वहां से भी हिंट ले सकते हैं। प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, कोई बात नहीं, 5-6 महीने तक ऑब्जर्व करिए, जब आपको समझ में आ जाए तब आप शेयर मार्केट का खरीद लीजिए 5,000 का। मैंने मान लिया म्यूचुअल फंड भी समझ में नहीं आ रहा, आईपीओ है, आईपीओ के अंदर 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट इनिशियली आप कर सकते हो। जब भी आप आईपीओ लोगे, प्राइस खुलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। आपको लगता है यार ये शेयर मार्केट में समझ में आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, एक नई कंपनी का ले लीजिए आईपीओ। जितने भी आईपीओ आते हैं, जो मेरी एवरेज है, कम से कम 70% कंपनियों के आईपीओ जब खुलते हैं, आपको 30 से 35% का प्रॉफिट दे जाते हैं। नहीं है तो पीछे की हिस्ट्री देख लीजिए, मेरी बात पे यकीन मत मानिए, अपने आसपास से पूछ लीजिए। तो आप इस तरह भी आईपीओ लेके शेयर मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। और जब एंट्री हो जाती है ना दोस्तों, तब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अच्छा लगता है। आपने कंपनी का 15,000 का आईपीओ लिया, जैसे ही वो खुला 15,000 की वैल्यू 25,000 हो गई, आपको अच्छा लगा, आपने कहा हाँ यार कुछ तो फायदा हुआ। यानी कि शुरुआत में कॉन्फिडेंस ना टूटे। आपको ब्रोकर से भी टिप्स मिलते हैं, जब आप एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं, ब्रोकर भी टिप्स देता है, आप उनको मत खरीदिए, उन टिप्स को ऑब्जर्व करिए, यार इसने टिप्स दिए थे आज कल परसों 3 दिन हो गए, 3 दिन में कितने टिप्स इसके सही रहे। अगर आपको लगता है कि ट्रेंड ठीक चल रहा है, यानी कॉमन सेंस ट्रेंड ठीक चल रहा है, चौथे दिन कुछ शेयर खरीद लीजिए। मान लेता हूं आपका दोस्त है जो बहुत अच्छा है, दोस्त से टिप्स ले लीजिए। मुझे कोई क्लाइंट जब बताता है मेरा कि सर ये शेयर ले लीजिए, इस प्राइस पे इतने दिन होल्ड करना है, मैं उससे पूछता हूँ बाकायदा कि सर क्या क्या रीजन थे जो आप मुझे टिप दे रहे हो। तो मुझे वो फैक्ट्स बताता है कि इस वजह से मैं बता रहा हूँ, ये रीजन है, इतने दिन होल्ड क्यों करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये वजह है। उन वजह को मैं पर्सनली वेरीफाई करता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ यार फैक्ट तो बिल्कुल ठीक बता रहा है, और उस फैक्ट के बेस पे शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, तभी लेता हूँ। तो आपके जितने भी दोस्त हैं सर्कल के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं और जो प्रॉफिट कमाते हैं, उनसे टिप्स ले लीजिए, उन टिप्स को अपने पार्ट पे वेरीफाई करिए। टिप्स के बेस पे ऐसा नहीं है कि उसने बोला यार वो तो एक्सपर्ट आदमी है खरीदता हूँ, आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी, उससे रीजन पूछिए, फैक्ट को वेरीफाई करिए, तभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए। और दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था कि जो महारथी हैं, जो इसके वो है समुद्र हैं शेयर मार्केट के, उनकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़िए, कौन सी पॉलिसी वो फॉलो करते हैं, क्या क्या ध्यान रखते हैं। मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। साथ में दोस्तों न्यूज़पेपर ही लगा लीजिए, डेली 10 रुपए का न्यूज़पेपर आता है बिजनेस स्टैंडर्ड का, उसके अंदर काफी हिस्ट्री दी होती है कि भैया किस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, कौन सी कंपनी किसी को टेक ओवर कर रही है, कौन सी कंपनी फ्यूचर के अंदर प्लान कर रही है। आपको लगता है रिलायंस इंडस्ट्री ने एनर्जी फील्ड के अंदर कदम रख दिया है, और एनर्जी फील्ड दोस्तों जो है क्लीन एनर्जी आगे बढ़ेगी, तो इस बेस पे उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये छोटे छोटी चीजों के बेस पे आप डिसीजन लेके अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं, और बिना लॉस के शेयर मार्केट में पहले ही दिन से प्रॉफिट भी कमाना शुरू कर देंगे। आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो में आपका जो भी डर स्टॉक मार्केट को था वो निकल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। साथ में दोस्तों मैं शेयर मार्केट को लेके लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जितने भी टॉपिक हैं जो मैं अपने क्लाइंट से पूछ रहा हूं, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनका सोर्स है, जो उनको लाखों रुपए कमा के दे रहा है, वो भी मैं अपलोड करूंगा। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं शेयर मार्केट पे या फाइनेंशियल एजुकेशन पे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। दोस्तों साथ में इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड में, सर्कल में, फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, ताकि लोगों का जो डर है शेयर मार्केट को लेके कि ये जुआ है, सट्टा है, रिस्क है, तो उसका वो डर निकल जाए। और बोल दीजिएगा रिस्क है तो इश्क है। साथ में मेरी सांप सीढ़ी वाली स्टोरी जरूर सुना दीजिएगा। जल्दी मिलूंगा एक अच्छी सी वीडियो लेके शेयर मार्केट पे, तब तक के लिए नमस्कार।